हाय एवरीवन। आज की सवालों की सीरीज़ में हम शुरू करते हैं। तो आज अब थोड़ा सा पैटर्न कुछ ऐसे रखेंगे, रोज़ के तो सवाल होते ही हैं, पर थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाते हैं हम चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम में जो नीट वाले बच्चे हैं और जो मेंस वाले हैं, उनका मेंस तो अभी हो ही जाएगा। बाद में भी खैर है, प्रिपरेशन तो बच्चा करता ही रहता है। तो ताकि मतलब कुछ ऐसा हो कि आपको इफ़ेक्टिव लगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी जैसे ये एनटीए, जो एनटीए बनाता है, दोनों पेपर एनटीए बनाता है, तो अपन मेरे हिसाब से जो ये वो सवाल हैं जो रिपीटिव सवाल हैं, जो इस तरह का सवाल आने के चांसेस हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। दूसरी बात, आपको आराम से वीडियो देखनी है, इत्मीनान से, ठीक है? अटेम्प्ट करके देखना है। ये नहीं सोचना कि ये टॉपिक का सवाल तो यार अभी मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है और मैं तो कैसे अटेम्प्ट नहीं। पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देखो आराम से, सीखो। फिर जो बच्चे जिन्होंने सिलेबस अब तक रिवाइज कर चुके हैं, सब कुछ ओके है जिनका, अगर कोई सवाल अटकता है, जिस टॉपिक से रिलेटेड अटकता है, वापस जाके वो टॉपिक अपना रिवाइज कर लें। ऐसे करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा और तब मैं अगले दिन एग्जाम में बैठूंगा, ऐसा दिन कभी भी नहीं आने वाला। तो इट्स ए प्रोसेस। प्रिपरेशन जो करना होती है ना, वो प्रोसेस होता है। आप इस प्रोसेस के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो पहला सवाल आप अटेम्प्ट करो और फिर देखो। तो ये सिंपल है, एफ इज इक्वल टू एच सी टू द पावर 5 डिवाइड बाई जी। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, सी स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं अब इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं सीधी सी बात है डायमेंशन लिखूंगा, यानी कि मैं जी की डायमेंशन निकालूंगा, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से जी की डायमेंशन निकालूंगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ से मैं एच की डायमेंशन निकालूंगा। सी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, वो पता ही है, सीधा पुट करूंगा, 1/2 लिखूँ, 1/2 करूंगा इसका, और यहाँ से डायमेंशन मेरे को फाइनल रिजल्ट मिलेगा एम एल टू टी माइनस टू, यानी कि ये डायमेंशन किसकी है, एनर्जी की। मैं एनर्जी पे टिक करूंगा और आगे चला जाऊंगा। अब आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। अब के बाद हम, अब जब तक भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, नीट वालों का तो मई में है एग्ज़ाम, तो जब तक आपका मई का फाइनल एग्ज़ाम नहीं आ जाता, या मेंस वाला तो चलता ही रहेगा, सबसे लास्ट में नीट का एग्ज़ाम होता है, तो तब तक ये सीरीज़ अपन रन करने वाले हैं। तो लास्ट तक के लिए प्रोसेस यही रहेगा, सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल देखो, और ये सारे सवाल वही हैं जो एनटीए वाले हैं और जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब और सारे अच्छे सवाल मैं उठाए हैं, मेरी कोशिश ये है कि सारे बेस्ट सवाल उठाए जाएं, प्रीवियस ईयर जो भी आए हुए हैं। अब ये सवाल, ये आप पढ़ोगे तो बच्चा पढ़ेगा, अच्छा ग्राफ चूज करना है, तो बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। Within 10 seconds, the bullet reaches the ground and instantaneously comes to the rest due to perfectly inelastic collision, यानी कि जमीन के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर टोटल टाइम टी इज इक्वल टू 20। तो कुछ ऐसा है, ये एच हाइट का हो गया जी, ये 100 मीटर पर सेकंड से नीचे डाल दिया। अब जी भी कहाँ लगेगा बच्चे, नीचे ही लग रहा होगा। अब एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, तो किसका केस बना, स्पीड अप का। भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसमें वेलोसिटी, तो स्पीड इंक्रीज होगी। अब देखो जी, बी वाले में क्या हो रहा है, क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज। भाई 10 सेकंड पे क्या होगी स्पीड, ज़ीरो। नहीं हो सकता, स्पीड ज़ीरो होगी 10 सेकंड पे, जबकि बढ़नी चाहिए ना स्पीड, तो ख़त्म बात। फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी, तो अब ये दो केस हैं ए और सी, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या दे रखी है, ज़ीरो, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए सीधा। और दूसरी बात देखो, -100 यानी कि वेलोसिटी क्या ली है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव इंक्रीज हो रही है, तो देखो ये जो स्लोप है, इसका स्लोप भी नेगेटिव आएगा। भाई स्लोप क्या होगा, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा ना। तो सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं। अगला सवाल देखो जी, थियोरेटिकलिटी थी, द वेव एमिटेड व्हेन द मेटल टारगेट इज बम्बार्डेड विद ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो एक्सरे निकलती हैं, सीधी सी बात है जी। फिर अपन 84 की बात करते हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है, तो डी ब्रॉगली लैम्डा, ये आपको पता ही, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो जब पहले 300 केल्विन था, तब लैम्डा वन था, तो लैम्डा वन ये बाई लैम्डा टू करोगे तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चे, T2/T1। तो ये तुरंत क्या आएगा, 600/300, सीधा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल द करेक्ट आंसर। अब जी 68 देखो, 68 सवाल कुछ ऐसा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर इंटेंसिटी, इतनी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम। ठीक है जी, द नंबर ऑफ, ये टायर ये थोड़ा
वो इशू है। द नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। समझ में ना आए तो ये देखो, वॉट वॉट क्या होती है? पावर। m-2 है तो अपॉन एरिया, तो फॉर्मूला तो मेरा खुद ही बन जाएगा यूनिट से ही इसका, कभी भूल भी जाओ तो। अब पावर क्या होती है? वॉट। वॉट क्या होती है? पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये तो होता है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी क्या होती है? NH म्यू। भाई लाइट बीम किससे मिलकर बना होता है? फोटोन्स से। एक फोटोन की एनर्जी ये होती है, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। एक फोटोन, मान लिया कि n फोटोन से मिलकर बीम बना हुआ है तो टोटल एनर्जी NH म्यू डिवाइड बाई T इंटू ए। n निकालना है, थोड़ा रीअरेंज करोगे। ये HC की वैल्यू आपको पता ही है, 2 इंटू याद रखनी है, 2 इंटू 10⁻⁻25। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻16, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाला देखो। अब थोड़ा जी हम, ये सवाल है अब सेंटर ऑफ मास से। सवाल कैसा है? सुपर पोजिशन लगा के हम करते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सवाल को कैसे बनाया जाता है कि ये सवाल आपको ऐसे देता है, कट कर दिया, बाहर निकाल दिया, आप भर दो इसको वापस। मैं क्या क्या आइडिया लगाऊंगा अगर मैं इसको भर दूं? ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होगा? सेंटर पे ही होगा, नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर। तो इसका मतलब अब मैं आपको यहाँ जो पिक्चर दिखा रहा हूँ वो देखो। अगर अपन इसको भर दें तो जो भरा है उसका मास कितना है? m2। उसका भरा हुआ का मास कितना है तुम्हारा जी? m2। ये m2, ये अपन ने अलग से निकाल लिया, m/πa² इंटू πa²/4, तो m/4। तो ये m/4 और ये हो गया तुम्हारा 3m/4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, अगर ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास यहाँ था जब ये भरा हुआ था, ये मैंने डाल दिया ऐसे। अब मुझे पता है कि इसका कटे हुए हिस्से का और जो रिमेनिंग पार्ट का अगर मैं मिलाऊं सेंटर, इसको जोड़ा जब मैंने, तो ये सेंटर ऑफ मास जो यहाँ है ओरिजिनली, ये किसकी वजह से? इस कटे हुए हिस्से की वजह से और रिमेनिंग की वजह से। तो सीधी सी बात है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। तभी तो भाई m1 इंटू m2 मिल के तभी तो ये बीच में ही तो आएगा ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जैसे 2 पॉइंट मास होता है, ये m1 है, ये m2 है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा ना बीच में। और इसका क्या होता है? m1r1 इक्वल्स टू m2r2। यही सेम, यानी कि मैंने ये प्रॉब्लम टू बॉडी में, एक तरीका तो क्या होता है, आप XCM लगाओ, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका है सीधा, ये फास्ट अप्रोच होती है। आपको क्या सोचना है, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ऐसे भर दूँ तो ये पूरी डिस्क बन जाएगी जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है। अगर मैं निकाल दूँ तो मैं ऐसा मान सकता हूँ ना सुपरपोजिशन, यानी कि ये जो सिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होगा। अगर मैं डिस्क को अंदर पुट कर दूँ तो यानी कि इस वाले का, ठीक है, और ये बॉडी अलग से मान लो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, ऐसा कह सकता हूँ। अब इसका सेंटर ऑफ मास मुझे यहाँ पता ही है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तो जो रिमेनिंग है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ही रहेगा, तभी तो बीच में आएगा। भाई इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा तभी बीच में आएगा। बस इतनी ही बात है, आप इसको कितनी बार भी रिपीट करके सुन सकते हैं। तो यहाँ हम m1r1 इक्वल्स टू m2r2, तो ये m/4, ये मैंने अलग से निकाल लिया, बचा हुआ मास 3m/4, तो ये टोटल आया x इज इक्वल्स टू a/6। आपसे पूछा है द सेंट्रोइड ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रेस्पेक्ट टू o, इसके रेस्पेक्ट में, तो आपने यहाँ से निकाला है x, तो ये कितना बचेगा? a-x, यानी कि 5a/6। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखते हैं आप। ये अच्छा सवाल है। अगर आप देखो इसको, ये इस ब्लॉक को इस वेलोसिटी दी v और सारे कॉलिजन इनइलास्टिक हैं, और ये पूछ रहा है कि टोटल लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई है। तो अब आप लोगों ने भी बहुतों ने ऐसे किया होगा कि यार सवाल तो बहुत बड़ा है, ये पहले इस कॉलिजन, यहाँ लॉस निकालना, यहाँ लॉस निकालना, यहाँ लॉस, तो यार ये तो 4 कॉलिजन हो जाएंगे, चारों का लॉस निकाल के ऐड करना, बहुत बड़ा सवाल बनेगा। लेकिन नहीं, इसको एक अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है E इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा क्या जी? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये आपकी न्यूटन की इक्वेशन होती है। ठीक है जी। अब आपका इनइलास्टिक का मतलब क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक, E का 0 होना। यहाँ से एक बात पता चल जाती है कि v2 विल बी इक्वल्स टू v1, यानी कि कॉलिजन के बाद दोनों
m1 m2 दोनों साथ चलेंगे, सेम वेलोसिटी से चलेंगे। तो आप यहाँ देखो, जब ये m इससे टकराएगा तो ये 2m बन जाएगा, फिर ये 2m 4m बन जाएगा, 4m 8m बन जाएगा, और फाइनली सिचुएशन ऐसी आएगी कि 8m टकरा रहा होगा। और ये जितने भी फोर्स हैं सब इंटरनल फोर्स हैं, जितने भी यहाँ से यहाँ तक कोलिजन हुए हैं सब इंटरनल हैं। तो अगर मैं इनिशियल वाले के बीच में और लास्ट सिचुएशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप एक एक करके लेके आओ, एक एक कर, मुझे तो ये पता है ना कि फाइनल, अगर मेरे को ये पता चल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मैंने सीधी सिचुएशन से बना ली 16m, क्योंकि टोटल मास बाद में कितना साथ मिलकर चलने वाला है 16m, और 16m v डैश से चलने वाला है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मैंने सीधा कंजर्व कर लिया। ठीक है, जो मैं ये 1 2 3 4 4 कर रहा था वो सीधा करके देख लो, सेम रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है ये इंटरनल है सारा मामला। ठीक है जी। अब मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा। अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एम वी विल बी इक्वल्स टू 16m इंटू वी डैश, तो वी डैश विल बी इक्वल्स टू v/16। अब v/16, तो के फाइनल कितना हो गया, हाफ इंटू टोटल मास कितना है 16m इंटू वेलोसिटी v/16 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर, ये डिवाइड कर दोगे आपका फाइनल आंसर आएगा 94%। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सेंस बनी होगी ये वाली, बस यही कैच पॉइंट था इसका कि इनिशियल फाइनल अपन सीधा लगा सकते हैं, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और इनिशियल में से तो रेशो तो वैसे ही निकालोगे आप। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो 40 वाली, अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये कह रहा है कि ये बॉब है, मतलब एक पेंडुलम है, यहाँ पे बॉल ऐसे सरफेस पे फ्रिक्शनलेस पे रखी हुई है, यहाँ से आपने रिलीज़ किया, ये इसमें आता है, टक्कर मारता है, इलास्टिक कॉलिजन है, और ये वापस थीटा 1 तक चला जाता है। तो आपको एम मास बताना है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिख रही हो तो कुल मिला के ऐसा तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये दो कंडीशंस ने बना रखी है कि वो आया और इतने तक चला गया, यानी कि 2 बार तो इक्वेशन यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगने वाला है। ठीक है जी। तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, और ये स्मॉल एंगल दे रखा है, तो इसका मतलब अब थीटा नॉट में है तो कॉस थीटा वगैरह में तो है नहीं, तो स्मॉल एंगल का भी यूज़ कर रखा होगा। स्मॉल एंगल का क्या यूज़ है, अब देखो, इसका मतलब अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो L माइनस एल कॉस थीटा, पहले देख लेता हूं कि जब ये यहाँ आया होगा, टक्कर वक्कर कॉलिजन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये तो देख लें कितनी स्पीड से टक्कर मारेगा। तो आप ये देखोगे तो ये कितना है L माइनस एल कॉस थीटा, भाई ये कितना है L कॉस थीटा, टोटल कितनी है L है, तो बची कितनी L माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगा तो डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, वो मैंने यहाँ लिख रखा है अगर आप देखो। फिर कॉस थीटा हाफ एंगल फार्मूला लगा लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, स्मॉल एंगल में थीटा के इक्वल, तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो यू मेरा आ गया √GL थीटा नॉट, तो ये मुझे पता चल गया। अब इस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो आप जब इस सवाल को कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो इसको सबसे बाद में अटेम्प्ट करें, ये भी समझ होनी चाहिए। फिर मेरे पास इक्वेशन होती है कि ये डायरेक्ट, अब मेरे को बचना है तो मेरे को एक इक्वेशन ये लगा के मेरा सारा काम चल जाता है, मेरे को 2 इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी, लीनियर मोमेंटम अलग और E इज इक्वल्स टू V2/V1 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब मेरे को 2 इक्वेशन लगा के नहीं, इस एक इक्वेशन से ही मेरा काम चल जाता है, यानी कि V1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस E UCM माइनस E U1। ठीक है जी। अब कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई की वैल्यू कितनी होगी, तुम्हारा कौन सा कोलिजन इलास्टिक, तो ई की वैल्यू तो 1 होने वाली है, तो V1 निकालो, V1 2, 1 प्लस 1 2 हो गया जी। UCM, अब UCM के साथ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे बिफोर कोलिजन कैसे निकालोगे आप, ये UCM विल बी इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये तो भैया डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी ना, तो मैं तो इधर है तो ये माइनस में ही तो आएगी, तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा आपको, तो ये नेगेटिव मैंने ले रखा है। और U1 की अगर मैं बात करूं तो ये 1 वाला पार्टिकल है, इसी की तो निकालनी है ना, तो यही तो थीटा 1 पे जाएगा ना फिर, तो मैंने इसको रखा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर ये आ गया, यानी कि m माइनस एम U अपॉन m प्लस एम। अब V1 आ गया, अब V1 कितने ऊपर जा रहा है, L माइनस एल कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कितने ऊपर गया, यानी कि आपको ये हाइट पता है, हाइट कितनी पता है L माइनस एल कॉस थीटा 1, इतने हाइट ऊपर गया। फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया,
ये वाला फैक्टर मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो ये थीटा 1 आ जाएगा थीटा नॉट की जगह। बस सॉल्व करोगे तो यहाँ से V1 आ गया। V1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, U की वैल्यू फिर यहाँ से पुट करोगे, तो थोड़ा बस कैलकुलेशन है और फिर आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। अब देखो लेंथी सवाल भी आता ही है, एक एक दो तो देगा ही ना, वो ज़्यादा नहीं देगा। जैसे नीट में 45 क्वेश्चन होते हैं, तो एक आधा डाल दिया तो प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें हर चीज़ का, दिमाग तो तभी खुलेगा ना। खैर, जैसे 15 हो गया, 15 वाला देखो आप। 15 क्या है कि ये इसने कंप्रेस कर रखे हैं और फिर छोड़ दिए, छोड़ने के बाद ये V2 से मूव कर रहा है, ये V1 से मूव कर रहा है। मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। When the block are released, they have initial velocity this, यानी कि ब्लॉक x1 ये x1 चला और ये x2 चला। मुझे एक ही बात पता है, क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? अगर ये फ्रिक्शन लेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये पहले दे रखा हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शन लेस, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस में था? रेस्ट में। फाइनली भी क्या रहेगा? रेस्ट में। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही रहने वाला है, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। VCM भी ज़ीरो ही रहने वाला है, VCM ज़ीरो ही रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर ये यहीं रहेगा, तो मान लिया अगर ये x1 चला और ये x2 चला, तो मुझे पता ही है m1 x1 विल बी इक्वल्स टू क्या होता है? m2 x2, 2 पॉइंट मास के लिए, यानी कि m1 डेल्टा x1 ये किसके बराबर होना चाहिए? m2 डेल्टा x2। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये कितना पोजीशन में चेंज हुआ? x1, इसका x2 रख दिया आपने, कितना आ गया? x1 बाई x2, m2 बाई m1, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली VCM क्या है तुम्हारा? 0। आप अगर ये सवाल आ जाए ऐसे, m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल, तो आप इसका भी रिलेशन बता सकते हैं, V1 V2 का भी रिलेशन बता। तो दोनों सवाल में से कोई भी आ सकता है। ये भी पूछ लिया, क्या पता अगली बार ये आ जाए, तो दोनों आने चाहिए, पर कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स 0। अगला सवाल बड़ा अच्छा रिपीटेड सवाल है और मतलब एक तरह से ऐसा है, पहले वो यहाँ से छोड़ता है, बड़ा फेमस सवाल है यहाँ से, तो n की वैल्यू पूछता है, थीटा एंगल पूछ लेता है, कब कब वो उसका साथ छोड़ देगा, ठीक है ना। ऐसे इसने क्या किया, ये x पोजीशन यानी कि थीटा एंगल से छोड़ दिया। आपको कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली 2 इक्वेशन बनानी है तो पता ही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लो यहाँ आके इसने इसका साथ छोड़ दिया, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ mg नीचे, अगर आप यहाँ देखो ये क्या है? फाई, ये भी फाई, mg नीचे, ये क्या हो गया? mg कॉस, ये 90 माइनस फाई, तो mg कॉस 90 माइनस फाई यानी कि mg साइन फाई। अगर आप यहाँ न्यूटन, अब न्यूटन लिखोगे, मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ। कौन से फ्रेम में? सूडो वूडो नहीं लगा रहा, मतलब सूडो इन द सेंस सेंट्रीफ्यूगल नहीं ले रहा हूँ मैं। तो अगर ये सर्कुलर पाथ, भाई ये तो सर्कुलर ही घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे सर्कुलर ही घूमेगा, तो ये AC होगा इसके पास, इस पॉइंट पे AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो अंदर की तरफ होगा, यानी कि mg साइन फाई माइनस n विल बी इक्वल्स टू MAC। होगा नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने ये इक्वेशन लिख रखी है MAC। तो n इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये साथ छोड़ देगा, mg साइन फाई mv स्क्वायर बाई आर। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब वो यहाँ से यहाँ आया तो इसका मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से ही क्या हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। तो ये r कोस थीटा माइनस फाई है। जब आप इसको, ये मैंने जो भी डायग्राम बना रखा है आप इससे समझना, r कोस थीटा माइनस फाई, यानी कि मैंने सीधा लिख दिया mg r कोस थीटा माइनस फाई शुड बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज कर लिया, mv स्क्वायर बाई आर, r को मैं इधर ले गया, 2 को इधर ले गया, तो mv स्क्वायर बाई आर ये लिख दिया। इसकी जगह पुट कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि फाइनल रिलेशन आपका ये आ गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप, अगर आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं तो आप SHM से करो, ईजी बनेगा। अगर आपको अपने हाथ गंदे करने हैं तो आप फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ कि वो h/2 तक आया, तो यहाँ तक इनिशियल ये और फाइनल ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पर मैं SHM से करना प्रेफर करूँगा। ओमेगा क्या होता है? K/m। ठीक है जी। अब मुझे तो SHM है, तो SHM सीधी सी बात है, मीन पोजीशन ये बनेगी। भाई मेरे लिए SHM ये है कि ये m मास का ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच है, तो स्प्रिंग की मीन पोजीशन कहाँ होती है? जब kx तुम्हारा mg के बराबर हो जाए, तो यहीं कहीं होगा। मान लिया ये पोजीशन x है, और अब मेरा SHM क्या बना? इस x पोजीशन पे ये ऊपर से गिरा, गिरने के बाद h हाइट से गिरा, तो यहाँ v, और v कितना है? √2gh। अब सवाल क्या है कि एक SHM है, ये मीन पोजीशन है, और ये भी पता है मुझे h/2 ये नीचे पूरा नीचे जाने वाला है,
ये कह रहा है कि ब्लॉक आपने पढ़ाई होगा जब सवाल किया होगा, तो h/2 कंप्रेस होने वाला है। इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड कितना बचा भाई, ये अगर x है तो h/2 नीचे जाने वाला है, तो मीन पोजीशन से यही तो एम्पलीट्यूड होगा, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा h/2 माइनस एक्स। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे पास क्या क्या है, v भी पता है एसएचएम के अंदर, x भाई x पोजीशन पोजीशन भी पता है मेरे को mg/k के, पता है नहीं पता है, एम्पलीट्यूड वो भी पता है मुझे, v बाई ओमेगा। इसको सॉल्व करोगे ये फाइनली आया, और थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सॉल्व आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये सॉल्व करोगे जब आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 12 mg/h। h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 0.1, m की वैल्यू 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg इंटू 10 यानी कि 120 न्यूटन पर मीटर, सो 120। तो अगर आपको अपने हाथ गंदे करने से बचाना है तो एसएचएम की हेल्प आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको एसएचएम की समझ में आया होगा मैंने कैसे उसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को बनाया है, एसएचएम जो कि आप पढ़ते ही हो, नॉर्मल है। अब ये 59 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि ए थर्ड ब्लॉक सी ऑफ मास एम मूविंग विद स्पीड वी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ए बी कोलाइड विद ए से कोलाइड करता है, द मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब ये साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन कोलाइड जब ये करेगा, ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये इसने दिया नहीं है। थर्ड ब्लॉक सी मूविंग कोलाइड विद ए इन इलास्टिक कोलिजन मानना है, ये इसको अपन मान लेते हैं इन इलास्टिक, क्या इलास्टिक कोलिजन ले लो, इलास्टिक कोलिजन मान के कर लो। तो जब इलास्टिक कोलिजन तो ये भी एम ये भी एम, अगर ये वी से चल रहा है तो एनर्जी अगर सेम मास हो तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अल्टीमेटली आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कुछ ये सिनेरियो होगा, कोलिजन ये वी से मूव कर रहा होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का आपको भी पता है केस जो होता है वो ये होता है, मैक्सिमम जो कंप्रेशन होगा वो तब होगा जब ये दोनों, अगर ये मैं मान लूँ वी, ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। अब कुछ नहीं करना आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इनिशियल और फाइनल, यानी कि इनिशियल क्या है, सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, अभी तो कुछ है नहीं कंप्रेशन। फाइनली कंप्रेशन मान लिया हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कंप्रेशन प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इंटू कर दो 2। अब वी डैश निकालना है तुम्हें, तो वी डैश कैसे निकालोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके, एम बी विल बी इक्वल्स टू 2m वी डैश, सीधा लिख देता हूँ थोड़ा, 2m वी डैश कट गया, यानी कि वी डैश हो जाएगा तुम्हारा v/2। भाई आप यहाँ भी तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ना, ये पहले इतने से चल रहा था फिर फाइनल इतने से, तो मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा ना हमेशा। तो इस सिचुएशन के लिए और इसके लिए फिर से लगा लो, तो आपको वी डैश भी पता चल गया, यानी कि हाफ एम बच्चे वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 से 2 बढ़ गया, एम वी स्क्वायर बाई 4 यानी कि 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4, सॉरी 1/2 माइनस 1/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आ गया जी 4, ऊपर आ गया 1, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 के कांट रूट एक्स, एम वी स्क्वायर बाई 2 के। सो एम वी स्क्वायर बाई 2 के, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब जी 34 देख लो आप। 34 जो क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी पूछी है। तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी से मुझे फोर्स पता चल जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है जिसको मैं, अगर ये सर्कुलर पाथ पे है तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर में लिख के, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी -k/2a²। अब बात है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो तभी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आएगा, फोर्स से आएगा, तो इसलिए du/dr किया। तो इसका मैग्नीट्यूड, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो k/a³ विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई ए, सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए ना भाई, ये जो फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल असल में ऐसे लिखेंगे MAC। तो ये हो गया k/r³, यानी कि a³ विल बी इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाई ए। अब यहाँ से सॉल्व करके मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला जो कि प्लस का आया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का था, सेम वैल्यू का था, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी 0। पर सवाल इसी तरीके से करते हैं, फंक्शन कुछ भी आ जाए पैटर्न सेम ही रहने वाला है। ये बॉडी है,
ये पावर का सवाल आ गया। m एक्सेलरेट कर रहा है v1 इन t टाइम में, 0 से शुरू हुआ है, बॉडी है। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है m में, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी t टाइम पे क्या हो जाएगी u प्लस ए टी, u तो ज़ीरो है यानी कि ए टी, यानी कि एम ए स्क्वायर टी। अब एक्सेलरेशन क्या है v1 बाई टी वन, यानी कि v1 का स्क्वायर बाई टी वन का स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा फेमस सा सवाल है, और इसका जो 15 और एक और बच गया है ये वाला। इस सवाल का अगर आप रिजल्ट बात करें तो ये रिजल्ट होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ आता है आपका टेन थीटा। बड़ा फेमस सवाल है, नीट 2025 में भी ये रिपीट हुआ है, और ये रिपीट होता रहता है। एनटीए भी इस सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये सीधा सा है, एक ऑब्जेक्ट है टेकन एन टाइम्स मोर time to slide down 45 degree rough inclined plane as it takes to slide down freely smooth inclined plane, सेम है। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये सवाल ऐसा है, अगर आप देखो कि ये कोई थीटा एंगल है, ये एम मास का है, तो ये आप स्लाइड करा रहे हो इसको, ये लेंथ एल है। अब ये कह रहा है कि जब आप फ्रिक्शन को काउंट करते हो तब टाइम जो है, जो फ्रिक्शन को जब आप काउंट करते हो तो अगर वो t2 टाइम है तो n टाइम्स होगा t1 के। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और टाइम क्या होता है, रूट 2l बाई ए, ऐसे ही निकालोगे भाई, यहाँ से तो 0 से शुरू किया है। अगर मैं t2 की बात करूँ सीधा, तो t2 क्या आ जाएगा, सीधा लिखूँ तो 2l बाई ए। ये t2 कौन सा टाइम है, जब फ्रिक्शन आपने काउंट कर रखा है, तो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये फोर्स एक यहाँ लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू एन टाइम्स अंडर रूट टी वन कितना हो गया जी तुम्हारा 2l। अब ये नॉर्मली कोई फ्रिक्शन काउंट नहीं किया, तो जी साइन थीटा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 2l से 2l काट दो, ये 2l तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई एन स्क्वायर, थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइड बाई जी साइन थीटा। जी को भी उड़ाओ, काम ही नहीं, जब कटने ही वाला है। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, ठीक है जी, 1 बाई एन स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सो म्यू कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो अगर इसको म्यू बाई टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे हाँ सर लिख लो, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल का ही दिमाग में याद रखो, इसीलिए मैंने सवाल है क्योंकि रिपीटेड सवाल है, रिपीट होता रहता है। मान लो वो ऐसा दे देता तुम्हें कि ये 30 डिग्री एंगल है, तो बताओ म्यू की वैल्यू, और सीधा आता है, तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, 1030 यानी कि 1 बाई रूट 3, सिंपल। 60 दे दे तो तुम्हारा रूट 3 आ जाएगा, तो सीधा। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 44 सवाल जो है, 44 जब आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो ये अब आपको सीधी बात पता, कंस्ट्रेंट लगेगा। कंस्ट्रेंट लगने का मतलब क्या है, ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है जी। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, अगर इसका a1 मानूँ मैं और इसका मैं a2 मानूँ, तो कंस्ट्रेंट मोशन कैसे लगाओगे, 2t इंटू ए वन प्लस टी इंटू ए टू विल बी इक्वल्स टू 0। वर्चुअल वर्क 0 होगा, टेंशन का वर्क यहाँ पे 0 होगा, यानी कि 2a1 मैं लिख सकता हूँ a2 के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गई। फिर मैं क्या करूँगा, अगर आप देखो यहाँ पे, तो अपन इसको ऐसे करेंगे कि कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना है 20 सेंटीमीटर कितना, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आ गया तो फिर तो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 वाले के लिए, तो 80 वेट नीचे एक्ट करेगा, सीधा लिख रहा हूँ, माइनस 2t विल बी इक्वल्स टू 8a1, इक्वेशन नंबर 1। इस वाले के लिए जब मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा जी, t माइनस, अगर ये जब ग्राउंड, ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, और ये इसका साथ छोड़ना शुरू करता है, तो नॉर्मल तो 0 होगा ही होगा, सीधी सी बात है भाई, जब ये इसका साथ छोड़ेगा तो नॉर्मल तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको तो भूल ही जाओ। t माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 2a2, होगा नहीं होगा। अब मुझे क्या निकालना है, a1 निकालना है, तो a2 को एलिमिनेट कर दो, यानी कि t माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए टी को यानी कि 2a1 रख दो इसकी जगह,
यानी कि आ गया t माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 4a1। दो की और नहीं a1 तो निकालना ही है ना, 2t, हाँ 2 की और मल्टीप्लाई कर दो, सही रहेगा, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2t माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू बच्चे 8a1। इक्वेशन 1 को उतार के लेके आओ नीचे भैया, 80 माइनस 2t विल बी इक्वल्स टू 8a1। जोड़ दो तो ये कट गया, जोड़ने पे कितना आएगा, 40 विल बी इक्वल्स टू 16a1। सो a1 विल बी इक्वल्स टू 10/4 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, t इज इक्वल्स टू शुरू हुआ है यानी कि 2 s यानी कि 20 यानी कि 0.2, ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई a यानी कि 5/2। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, अंडर रूट कितना आएगा जी, ये 4 दूनी 8, 0.8 डिवाइड बाई 5। तो t विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 8/50। तो जी आ जाएगा आपका t विल बी इक्वल्स टू 6। So t will be equals to 0.4 second. So option D will be the correct answer. I hope कि आपको आज के सवाल अच्छे लगे होंगे।